नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। पिछले हफ्ते हमने समाज कार्य के परिचय पर थोड़ी बात की थी। वो चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं, या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं। आपका फीडबैक हमें बेहतर करने में मदद करता है। आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। वो है समाज कार्य के सिद्धांत। आखिर ये सिद्धांत हैं क्या, कैसे बने ये, और हाँ, सबसे ज़रूरी, एक समाज कार्यकर्ता के लिए इनका क्या मतलब है, ये कैसे काम आते हैं। कोशिश यही है कि इन सिद्धांतों को ठीक से समझें। ये उन सभी के लिए जानना ज़रूरी है जो समाज कार्य को समझना चाहते हैं। पर हाँ, खासकर जो लोग यूजीसी नेट समाज कार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बातचीत बहुत ही काम की हो सकती है। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे पहले ये कि सिद्धांत और मूल्य, इनमें क्या फ़र्क है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो, उसे सही ढंग से चलाने के लिए, उसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, है ना? समाज कार्य में इन्हीं को हम सिद्धांत कहते हैं। और ये ऐसे ही नहीं बन जाते। ये मानवीय दर्शन, साइंटिफिक नॉलेज और जो काम करने के तरीके हैं, मतलब तकनीकी निपुणता, उन पर आधारित होते हैं। एक तरह से ये प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ रूल्स नहीं है, बिल्कुल। बल्कि काम करने का एक नैतिक, एक एथिकल फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। पर आपने मूल्यों यानी वैल्यूज का भी जिक्र किया। सिद्धांतों से उनका क्या कनेक्शन है? बहुत ज़रूरी सवाल। असल में सिद्धांत जो हैं वो मूल्यों से ही निकलते हैं। मूल्य वो बुनियादी मान्यताएं हैं, वो विश्वास है जिन पे ये पूरा समाज कार्य का प्रोफेशन टिका है। जैसे सबसे ज़रूरी मूल्य है हर इंसान की अपनी एक अंदरूनी काबिलियत होती है, उसकी गरिमा होती है, उसकी अखंडता होती है। इस बात में गहरा विश्वास रखना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? समाज तो अक्सर जो मुश्किल में है उसे कमजोर समझता है। बिल्कुल। और यहीं पर समाज कार्य का ये मूल्य काम आता है। ये याद दिलाता है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसे सम्मान मिलना चाहिए, भले ही वो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से ना निभा पा रहा हो या किसी परेशानी में हो। उसे नीची नज़र से नहीं देखना है। फ्रिडलैंडर जैसे लोगों ने इस पर काफी जोर दिया है। एक और अहम मूल्य है लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली समाज कार्य में, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? इसका मतलब है सेवार्थी यानी क्लाइंट जो मदद के लिए आया है, उसकी सहमति का सम्मान करना, उसे अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेने का अधिकार देना, समाधान थोपना नहीं, मिलकर खोजना। तो इन्हीं गहरे मूल्यों से व्यक्ति की गरिमा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, समाज कार्य के सिद्धांत बनते हैं। सिद्धांत इन मूल्यों को अमल में लाने का तरीका है। अच्छा, तो ये तो हुई मूल्यों की बात जिनसे सिद्धांत निकले। अब वो मेन सिद्धांत कौन कौन से हैं जिनका पालन एक सोशल वर्कर को करना होता है? हाँ, समाज कार्य में कई सिद्धांतों की बात होती है, पर कुछ बुनियादी और सबसे ज्यादा माने जाने वाले सिद्धांत हैं। इन्हें जेनेरिक प्रिंसिपल्स भी कह देते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है स्वीकृति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। ये बहुत बेसिक है कि मदद की प्रक्रिया तभी अच्छे से चलेगी जब वर्कर और क्लाइंट दोनों एक दूसरे को स्वीकार करें। वर्कर के लिए इसका मतलब है क्लाइंट को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसा वो है, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना उसकी बैकग्राउंड, रंग रूप या प्रॉब्लम के आधार पर भेदभाव किए। फोकस क्लाइंट की समस्या पर होना चाहिए, उसे ब्लेम करने पर नहीं। लेकिन क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? मतलब कई बार वर्कर के अपने अनुभव या पूर्वाग्रह बीच में नहीं आ सकते। जैसे मान लीजिए किसी वर्कर का बचपन मुश्किल रहा हो किसी शराबी पिता की वजह से, तो क्या वो एक शराबी क्लाइंट को आसानी से स्वीकार कर पाएगा? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। ये एक रियल चैलेंज है। उस उदाहरण में वर्कर को अपने पर्सनल कड़वे अनुभवों को साइड में रखकर क्लाइंट के प्रति कोई दुश्मनी या उदासीनता दिखाए बिना उसे एक मदद मांगने आए इंसान के तौर पर स्वीकार करना सीखना होता है। मुश्किल हो सकता है, पर प्रोफेशनल रवैये के लिए ज़रूरी है। अपने बायसेस को पहचानना और उन पर काबू पाना, ये भी इसी सिद्धांत का हिस्सा है। आपसी स्वीकृति से ही एक भरोसे वाला प्रोफेशनल रिश्ता बनता है। हाँ, भरोसे की नींव। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वैयक्तिकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ये इस बात पर जोर देता है कि हर इंसान यूनिक है, अपने आप में अलग। उसकी नेचर, उसकी काबिलियत, उसकी सोच, उसके लाइफ के अनुभव, सब कुछ अलग होता है। यहाँ तक कि फैमिली का माहौल और हेरिडिटी भी हर व्यक्ति को अलग बनाती है।
कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल वर्कर को हर क्लाइंट के लिए एक अलग प्लान बनाना पड़ता है। एक जैसी दिखने वाली प्रॉब्लम के लिए भी सोल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं। एकदम सही, बिल्कुल यही मतलब है। हर क्लाइंट को एक अलग व्यक्ति मानकर समझना और उसके साथ उसी के हिसाब से डील करना जरूरी है। भले ही प्रॉब्लम ऊपर से सेम दिखे, मान लीजिए बेरोजगारी, लेकिन हर व्यक्ति का उस सिचुएशन पर रिएक्शन, उसके कारण और उससे निकलने के तरीके अलग अलग होंगे। इसलिए वर्कर को हर केस को उसकी अपनी खासियत में देखना और समझना होता है। कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलता। तीसरा है गोपनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अक्सर क्लाइंट अपनी बहुत पर्सनल सेंसिटिव बातें वर्कर से शेयर करते हैं जो शायद वो किसी और से न कहें। उन्हें डर होता है कि अगर ये बातें बाहर गईं तो उनकी इज्जत पर बात आ सकती है या उन्हें कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए वर्कर का ये एक बहुत अहम नैतिक कर्तव्य है कि वो क्लाइंट द्वारा भरोसे में बताई गई बातों को सीक्रेट रखे, गोपनीय रखे। इससे क्लाइंट का भरोसा बना रहता है और वो खुलकर अपनी बात कह पाता है। लेकिन मान लीजिए कभी जानकारी शेयर करना जरूरी हो जाए, जैसे किसी दूसरे एक्सपर्ट की राय लेनी हो या शायद क्लाइंट खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा हो, तब क्या होगा? क्या ये गोपनीयता हमेशा रहती है? ये एक मुश्किल सवाल है और यहीं पर प्रोफेशनल एथिक्स की परीक्षा होती है। नॉर्मल रूल तो यही है कि गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, लेकिन अगर जानकारी शेयर करना ज़रूरी ही हो, जैसे आपने कहा किसी एक्सपर्ट को रेफर करने के लिए, तो क्लाइंट की साफ और इन्फॉर्म्ड सहमति लेना ज़रूरी है। उसे बताना होगा कि जानकारी क्यों और किसके साथ शेयर की जा रही है। कुछ बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ किसी की जान को खतरा हो, वहाँ गोपनीयता तोड़ने की कानूनी और नैतिक मजबूरी हो सकती है, पर यह फैसला बहुत सोच समझकर और जो तय गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से ही लिया जाता है। ये सिद्धांत क्लाइंट के भरोसे और अधिकारों की रक्षा करता है, पर हाँ, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। चौथा सिद्धांत है गैर न्यायिक अभिवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। इसका मतलब है कि वर्कर को क्लाइंट के साथ रिश्ता बनाते समय या काम करते समय उसे अच्छा या बुरा, काबिल या नाकाबिल जैसे खांचों में नहीं बांटना चाहिए। क्लाइंट को सिर्फ एक ऐसे इंसान के तौर पर देखना चाहिए जिसे मदद की ज़रूरत है, भले ही समाज उसके बारे में कुछ भी सोचता हो या उसका बर्ताव सामाजिक नियमों के हिसाब से ठीक ना माना जाता हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि वर्कर क्लाइंट के व्यवहार का कोई आकलन ही नहीं करेगा या कोई प्रोफेशनल जजमेंट नहीं लेगा? अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो क्या वर्कर उसे अनदेखा कर देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गैर न्यायिक रवैये का मतलब ये नहीं कि आप उदासीन हो जाएं या गलत को सही मान लें। इसका मतलब है क्लाइंट के व्यक्ति के प्रति जजमेंटल या ब्लेम करने वाला रवैया न अपनाना। वर्कर को निश्चित रूप से सिचुएशन का, बिहेवियर के नतीजों का और सॉल्यूशन के विकल्पों का प्रोफेशनल असेसमेंट तो करना ही होता है, लेकिन ये असेसमेंट व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं होता, बल्कि मदद की सही दिशा तय करने के लिए होता है। ये रवैया एक खुला और सेफ माहौल बनाता है जहां क्लाइंट बिना डरे अपनी बात रख सके। ये व्यक्ति और उसके बर्ताव के बीच एक पतली लकीर खींचने जैसा है। समझिया। पांचवा सिद्धांत है आत्मनिर्धारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये सीधे सीधे डेमोक्रेटिक वैल्यूज और व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्लाइंट को अपने जीवन और अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन से जुड़े फैसले खुद लेने का अधिकार देना। वर्कर का काम सलाहकार का है, गाइड करने का है, ऑप्शन बताने का है, लेकिन आखिरी फैसला क्लाइंट का होना चाहिए। वर्कर को अपने फैसले थोपने नहीं चाहिए। लेकिन क्या इसमें भी कोई लिमिट है? मान लीजिए क्लाइंट कोई ऐसा फैसला लेना चाहे जो उसके या दूसरों के लिए नुकसानदायक हो। हाँ, बिल्कुल। आत्मनिर्धारण का ये मतलब नहीं है कि वर्कर क्लाइंट को नुकसान वाले रास्ते पर जाने दे। यहाँ फिर प्रोफेशनल जजमेंट और एथिक्स काम आते हैं। वर्कर को संभावित नेगेटिव नतीजों के बारे में क्लाइंट को बताना होता है, विकल्पों पर बात करनी होती है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि क्लाइंट को एम्पावर किया जाए ताकि वो खुद सही फैसला ले सके। सिर्फ बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में, जैसे किसी बच्चे की सेफ्टी का सवाल हो या व्यक्ति खुद को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला हो, तब इंटरफियर करना जरूरी हो जाता है। पर आमतौर पर यह सिद्धांत क्लाइंट को मजबूत बनाने और समाधान प्रक्रिया का मालिक बनाने पर जोर देता है। ठीक है। छठा सिद्धांत है संचार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो खैर किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी है, लेकिन सोशल वर्क में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
वर्कर और क्लाइंट अक्सर अलग-अलग सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी मेंटल स्टेट भी अलग हो सकती है। ऐसे में उनके बीच क्लियर, इफेक्टिव और सेंसिटिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या खास दिक्कतें आती हैं और वर्कर को किन बातों का ध्यान रखना होता है? दिक्कतें कई हो सकती हैं। भाषा की प्रॉब्लम, कल्चरल डिफरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, अधूरी बात कहना या समझना, या बस अपनी बात ठीक से न कह पाना। वर्कर में न सिर्फ ध्यान से सुनने की, बल्कि लाइनों के बीच पढ़ने की, यानी क्लाइंट की कही वर्बल और अनकही नॉन वर्बल जैसे हाव भाव, आवाज का टोन को समझने की स्किल होनी चाहिए। उसे एक ऐसा भरोसे का माहौल बनाना होता है जहां क्लाइंट आराम से खुलकर अपनी बात कह सके। इसमें सवाल पूछना, कही बात को दोहराकर पक्का करना, क्लैरिफिकेशन और सहानुभूति से जवाब देना शामिल है। और 7वां प्रमुख सिद्धांत है नियंत्रित भावनात्मक भागीदारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब है कि वर्कर को क्लाइंट की भावनाओं को समझना होगा, उसके दर्द या खुशी को महसूस करना होगा, यानी सहानुभूति, एम्पैथी रखनी होगी। लेकिन साथ ही उसे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हुए एक प्रोफेशनल दूरी भी बनाए रखनी होगी। ये तो बड़ा मुश्किल बैलेंस लगता है। सहानुभूति भी रखो और दूरी भी बनाओ। ऐसा क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है ताकि वर्कर ऑब्जेक्टिव रहकर भावनाओं में बहे बिना क्लाइंट की मदद के लिए सबसे अच्छा तरीका सोच सके और उसे लागू कर सके। अगर वर्कर क्लाइंट की भावनाओं में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा तो हो सकता है वो निष्पक्ष ना रह पाए या सही प्रोफेशनल फैसला ना ले पाए। ज़्यादा इमोशनल जुड़ाव बर्नआउट का कारण भी बन सकता है। इसलिए सहानुभूति ज़रूरी है, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए, ताकि मदद की प्रक्रिया सही दिशा में चलती रहे। ये सहानुभूति और डिटैचमेंट के बीच एक बहुत फाइन बैलेंस है। ये 7 सिद्धांत तो वाकई समाज कार्य की एक तरह से रीड किए भी लगते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा ही थे? इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्या कुछ खास लोग या घटनाएं हैं जिन्होंने इन्हें शेप दिया? हाँ, इनकी जड़ें तो बहुत पुरानी है। मतलब इंसानियत में हमेशा से मौजूद जो परोपकार और दान पुण्य की भावना है, उसमें देखी जा सकती हैं। भारत में भी देखें तो पुरानी ज़माने से ही ज़रूरतमंदों की मदद की परंपरा रही है। मिडिवल टाइम में मुस्लिम शासकों ने अस्पताल, शिक्षण संस्थान, सराय वगैरह बनवाए। पारसी समुदाय ने भी बहुत काम किया। धर्मशालाएं, कुएं, स्कूल बनवाए, ट्रस्ट बनाए ज़रूरतमंदों की मदद के लिए, जैसे बॉम्बे पारसी पंचायत का ट्रस्ट। लेकिन सिर्फ दान देना या सराय बनवाना तो आज के प्रोफेशनल सोशल वर्क जैसा नहीं है ना। ये बदलाव कैसे आया फिर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि सिर्फ दान या फौरी मदद देना काफ़ी नहीं है। कई बार तो दान पर निर्भरता इंसान को आत्मनिर्भर बनने से रोकती है। ये भी समझ आया कि प्रॉब्लम की जड़ को समझना और सिस्टमैटिक तरीके से मदद करना ज़रूरी है ताकि परमानेंट सोल्यूशन निकले। सिर्फ पैसा देना काफ़ी नहीं, व्यक्ति को अपनी मदद खुद करने लायक बनाना ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ दयालु होना काफ़ी नहीं था, बल्कि ट्रेंड लोगों की ज़रूरत महसूस हुई जो प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके और सही तरीके से इंटरवीन कर सकें। अच्छा, प्रोफेशनल सोशल वर्क का जो सिस्टमैटिक रूप है वो खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उभरना शुरू हुआ, जब बड़े पैमाने पर सामाजिक समस्याएं सामने आईं और ट्रेंड वर्कर्स की मांग बढ़ी। ट्रेनिंग स्कूल खुले, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिन्होंने सिद्धांतों और एथिकल कोड्स को बनाने में भूमिका निभाई। बेंजामिन जैसे विचारकों ने भी कहा है कि मदद का काम भले सदियों से हो रहा हो, प्रोफेशनल सोशल वर्क का उदय मुख्यतः इसी दौर में हुआ। और भारत में इसका विकास कैसे हुआ? क्या यहाँ के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे उनका भी कोई असर पड़ा? बिल्कुल पड़ा। भारत में 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में कई अहम समाज सुधार आंदोलन हुए जिन्होंने सोशल वर्क की वैल्यूज और बाद में सिद्धांतों को बहुत प्रभावित किया। जैसे 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाया, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों पर चोट की। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन शुरू किया, जिसने सेवा को ही पूजा माना। राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने सती प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। इन सब आंदोलनों ने व्यक्ति की गरिमा, सोशल जस्टिस और सेवा के महत्व पर जोर दिया, जो आज भी सोशल वर्क के कोर में है। जी। इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पर 1948 में यूनाइटेड नेशंस का मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र UDHR अपनाना एक बहुत बड़ा कदम था।
इसने व्यक्ति की गरिमा, आज़ादी, बराबरी और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों को दुनिया भर में मान्यता दी, जिसका सीधा असर सोशल वर्क के फिलॉसफी और सिद्धांतों पर पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये सिद्धांत किसी एक व्यक्ति या घटना की देन नहीं है, बल्कि एक लंबी हिस्टोरिकल, सोशल और वैचारिक प्रक्रिया का नतीजा है जो लगातार डेवलप होते रहे हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प यात्रा रही है इन सिद्धांतों के बनने की। अब अगर हम आज की बात करें तो एक सोशल वर्कर इन सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के काम में कैसे इस्तेमाल करता है, मतलब जमीन पर ये कैसे दिखते हैं? हाँ, ये सिद्धांत सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, बल्कि वर्कर के लिए हर कदम पर एक गाइड की तरह है। चाहे वो किसी एक व्यक्ति के साथ काम कर रहा हो, जिसे केस वर्क कहते हैं, या किसी ग्रुप के साथ ग्रुप वर्क, या पूरी कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सिद्धांत लागू होते हैं। कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। सोचिए, स्वीकृति का सिद्धांत तब काम आता है जब कोई क्लाइंट बहुत झिझक रहा हो या मदद लेने से कतरा रहा हो। उसे स्वीकार करके ही वर्कर उसके साथ एक ट्रस्ट का रिश्ता बना सकता है। वैयक्तिकरण ये पक्का करता है कि हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से मदद का प्लान बने, ना कि सबके लिए एक ही दवा दे दी जाए। गोपनीयता उस भरोसे को बनाए रखती है जिसके बिना कोई अपनी असल प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करेगा। और वो सिद्धांत जो मुझे काफी चैलेंजिंग लगा था, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड वाला, खासकर जब वर्कर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा हो जिसे समाज शायद अच्छा नहीं मानता, जैसे कोई अपराधी या नशे का आदी। हाँ, बिल्कुल। गैर न्यायिक अभिवृत्ति ही वर्कर को ऐसे लोगों के साथ भी इफेक्टिवली काम करने लायक बनाती है। वर्कर व्यक्ति के बर्ताव के कारणों और नतीजों को समझता है, उसका असेसमेंट करता है, लेकिन उस व्यक्ति को बुरा इंसान का लेबल नहीं लगाता। इससे बातचीत का रास्ता खुला रहता है। इसी तरह आत्मनिर्धारण का सिद्धांत क्लाइंट को सॉल्यूशन प्रोसेस में भागीदार बनाता है। उसे लगता है कि उसकी सुनी जा रही है और उसका अपनी लाइफ पर कंट्रोल है, जो उसे एम्पावर्ड फील कराता है। संचार का सिद्धांत मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है और नियंत्रित भावनात्मक भागीदारी वर्कर को इफेक्टिव बनाए रखती है। तो इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? देखिए, अंतिम लक्ष्य है क्लाइंट में अपनी मदद खुद करने की क्षमता डेवलप करना, यानी सेल्फ हेल्प को बढ़ावा देना। साथ ही उन्हें उन सोशल वैल्यूज और जिम्मेदारियों को समझने और निभाने में मदद करना जिनसे वो शायद जूझ रहे हों। तो ये सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि ह्यूमन रिलेशन, समझ और स्किल की एक आर्ट भी है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये सब समझना यूजीसी नेट सोशल वर्क के कैंडिडेट्स के लिए क्यों इतना जरूरी है? एग्जाम के लिहाज से इन सिद्धांतों का क्या महत्व है? देखिए, ये सिद्धांत सोशल वर्क की आत्मा है। ये उसके एथिकल और थियोरेटिकल बेस है। यूजीसी नेट एग्जाम में सोशल वर्क की वैल्यूज, एथिक्स, हिस्ट्री, अलग-अलग मेथड्स, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और इनसे जुड़ी कॉन्सेप्ट से जुड़े बहुत से सवाल आते हैं। इन सिद्धांतों की गहरी समझ के बिना आप उन सवालों का सही एनालिसिस और जवाब नहीं दे सकते। चाहे वो कोई केस स्टडी हो या कोई थ्योरेटिकल सवाल, इन सिद्धांतों का ज्ञान आपको सही दिशा दिखाएगा। ये सिर्फ रटने की चीज नहीं है, बल्कि सोशल वर्क की पूरी समझ का बेस है। इसलिए एग्जाम की तैयारी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के आज हमने समझा कि समाज कार्य के सिद्धांत सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। ये वो गाइड करने वाली रोशनी है जो गहरे मानवीय मूल्यों से निकली है। इनका मकसद है व्यक्ति की गरिमा, उसकी यूनिकनेस और उसके अपने फैसले लेने के अधिकार का सम्मान करते हुए उसे असरदार और मानवीय तरीके से मदद पहुंचाना। स्वीकृति, व्यक्तिकरण, गोपनीयता, गैर न्यायिक रवैया, आत्मनिर्धारण, संचार और नियंत्रित भावनात्मक भागीदारी, ये सब मिलकर समाज कार्य को सिर्फ एक जॉब या प्रोफेशन नहीं, बल्कि सच्चा मानवीय मिशन बनाते हैं। यहाँ एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहूंगी। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। नए सामाजिक चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जैसे डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया का असर, अकेलापन और मेंटल हेल्थ की बढ़ती प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज के सामाजिक नतीजे। ऐसे में क्या ये जो ट्रेडिशनल सिद्धांत हैं आज भी पूरी तरह रेलेवेंट हैं, या इन्हें आज के कॉन्टेक्स्ट में ढालने, इनकी नई तरह से व्याख्या करने की जरूरत है? और इससे जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि जो लोग इस फील्ड में हैं या आना चाहते हैं, वो कैसे पक्का करें कि ये सिद्धांत सिर्फ उनके दिमाग में ना रहे, बल्कि उनके व्यवहार में, उनके काम करने के तरीके में सचमुच उतर जाएं। इन सिद्धांतों को जानना एक बात है, पर इन्हें जीना और अपने काम में उतारना बिल्कुल दूसरी। ये कैसे हो सकता है? बहुत ही सोचने वाले सवाल, यकीनन इन पर गौर करने की जरूरत है।
उम्मीद है कि समाज कार्य के सिद्धांतों पर हुई ये गहन चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी, खासकर यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले साथियों के लिए। अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो अपने किन्हीं 2 सबसे करीबी लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।